ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, बदलाव जीवन का हिस्सा होता है और कहते हैं कि बदलाव को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और बदलाव को अपना लेते हैं, उनके लिए जिंदगी जीना आसान हो जाता है। आज कोरोना काल में भी हमारे जीवन में कई बदलाव आ गए हैं। आज हमारे चेहरे पर मास्क है और हमें लोगों से ज्यादा मिलने जुलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जब हमारा दुश्मन अदृश्य है और इसे मारने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई हथियार भी नहीं है, तो सिर्फ बचाव और सावधानी ही ऐसा शस्त्र है जिससे हम कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप मास्क लगाएंगे, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में तमाम सवाल रहते हैं और हमारी आकाशवाणी पर यही कोशिश रहती है कि एक्सपर्ट के जरिए हम इन तमाम सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएं। आपके कोरोना से जुड़े सवालों का जवाब देने और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ जी, नमस्कार आपको बहुत बहुत, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, अगर कोरोना की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो कोरोना से स्वस्थ होने के मामले में यानी रिकवरी में हमारा देश विश्व के मुकाबले शीर्ष पर पहुंच गया है और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 94,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और अब ठीक होने वालों की संख्या 43 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? सभी श्रोताओं को पहले से ज्ञात तो है ही कि ये कोरोना जो बीमारी है वो कोई ऐसी भयंकर बीमारी नहीं है। इसमें से लगभग 80% जो व्यक्ति हैं वो आप एक्सपेक्टेड यानी कि वो उनको आशा है कि वो ठीक हो जाएंगे, और केवल 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको की शायद आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल में भर्ती होने की, और 5% व्यक्ति ही होते हैं जो आईसीयू में भर्ती होते हैं या जिनकी हालत सीरियस होती है। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है। तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग 50-52 लाख अगर हमारे पेशेंट्स हो गए हैं तो उसके 80% यानी कि 45-40 लाख को हमें एक्सपेक्टेड है ही कि हम लोग रिकवर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। एक सब लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप जो है रिकवर नहीं कर सकते हैं। मेरे भी ऐसे बहुत से जानने वाले व्यक्ति हैं जो बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रिकवरी है ये एक हम लोगों को आशा देती है, भरोसा देती है, ये विश्वास दिलाती है कि ये बीमारी इतनी ज्यादा घातक नहीं है और रिकवरी होगी। किंतु ये हम लोगों के लिए ये सोचने का विषय नहीं बन जाना चाहिए कि ये सब चलता है या देखा जाएगा बीमारी हो जाए। नहीं, अभी भी हमको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस बीमारी से शायद रिकवर न कर पाए। अभी तक हमारी जो साइंस और ज्ञान है वो हमको ये नहीं बता पाया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इससे एकदम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा या दूसरा व्यक्ति जो सीरियस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत से हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर भी इस बीमारी से पीड़ित होकर अपनी जवान गंवा चुके हैं, और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो जवान हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, किंतु फेमस व्यक्ति भी हैं बहुत सारे उनमें से जो अपनी इस बीमारी से अपनी जान दे चुके हैं। तो कहने का अर्थ यही रहेगा
हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट होने की यानी कि ढील देने की आवश्यकता नहीं है। जी रिकवरी संभव है, किंतु ये हमारा ढील का विषय नहीं बनना चाहिए। जी। और डॉक्टर नीरज, इस समय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की एक शोध चर्चा में है जिसमें ये पाया गया है कि कोरोना वायरस का जो स्वरूप है वो धीमी गति से बदल रहा है, यानी ये वायरस धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है और इसकी जो संक्रमण फैलाने की क्षमता है वो पहले की अपेक्षा शायद कुछ कम हुई है और यही वजह है कि यूरोपीय देशों में इसका प्रभाव कुछ पर्टिकुलर देशों में कम हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे और हमारे देश में जो वायरस है क्या इसमें भी म्यूटेशन हो रहा है? देखिए, म्यूटेशन का अर्थ शायद लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता है। म्यूटेशन एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई भी सेल चाहे हमारे शरीर के भौतिकी रूप से देखा जाए, जो सेल है जो डिवाइड करते हैं, हमारे यहाँ बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, जब डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी सेल में ऐसी एक मिस्टेक हो जाती है बनते समय, जिसको वो म्यूटेशन कह दिया जाता है। लेकिन बॉडी उसको एक फॉरेन यानी कि एक डेंजरस एलिमेंट मान करके उसको तुरंत उसको हटा देती है, किल कर देती है। अब जो वायरस है, ये जो वायरस इस प्रकार से भी आया, अब उस वायरस के जो वेरिएशंस हैं, जो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, क्योंकि आप देखिए ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन वायरस के बन चुके हैं, कितने ही करोड़ों व्यक्ति इसमें अब तक इन्वॉल्व हो गए। तो जो वायरस है उसमें धीरे धीरे चेंज आना एक्सपेक्टेड ही था। और दूसरा एक बात ये भी है, हमने जब उसमें शुरू में देखा था कि कहते थे कि जो वुहान से वायरस निकला है, जो इटली का जो वायरस इसमें था वो ज्यादा घातक था एज कम्पेयर टू यूरोप का वायरस। अमेरिका में और इंडिया में भी वायरस डिफरेंट किस्म के माने जा रहे थे कि अमेरिका का जो वायरस है वो और इंडिया का वायरस उसमें फर्क हो सकता है। हमारे यहाँ भी जो वायरस हैं जो हमने देखा है उसमें 4 शायद मुख्य वायरसेस हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से 23-24 से ऊपर जो है म्यूटेशन वायरस हमें मिल चुके हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि चेंज होता है, लेकिन ये मानना, जो इंग्लैंड की स्टडी है ये मानना, हमें थोड़ा सा इसको साइंटिफिक ढंग से भी सोचना होगा कि अगर वायरस घातक नहीं है या ये वायरस माइल्ड वैरायटी इसको बोल रहे हैं, तो क्या ये वायरस माइल्ड है या इसका प्रभाव धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति इससे रिकवर कर चुके हैं। जो व्यक्ति रिकवर कर रहे हैं वो एक हर्ड इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, यानी कि जो वायरस उनके संपर्क में आता है तो उसको वो या तो किल करते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ वायरस जो पार्शली इनएक्टिवेट होते हैं, यानी कि पूरी तरह से नहीं मरते हैं, हो सकता है कि वही वायरस जो है जिसको माइल्ड वैरायटी बोला जा रहा है। ऐसे हम भी देख रहे हैं कि आजकल वैरायटी थोड़ी सी माइल्डर साइड में लगती है, इतने पेशेंट सडनली सीरियस नहीं आते हैं, और जो आते हैं जिनको थोड़ी जुकाम है, खांसी है, किसी को बुखार चलता है तो 7-8 दिन भी बुखार चलता है, किंतु वो अपनी ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं और धीरे धीरे रिकवर करते हैं। तो संभव है कि वायरस में थोड़ा चेंज आया है, और ये तो जो NIV पुणे है वही इस पे जेनेटिक स्टडी करके बता पाएगा कि कौन सी अभी वायरस म्यूटेशन वायरस चल रही है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लिंक आगे जाके रहेगा, वैक्सीन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। आज जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट बना रहे हैं, अगर वो स्ट्रेन म्यूटेट हो जाता है तो फिर वैक्सीन जो है नाकाम हो जाती है। और वैक्सीन के बारे में भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को 1 साल के पश्चात बूस्टर देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो अपनी जो इम्यूनिटी जो हम अभी वायरस से लड़के क्रिएट करते हैं वो भी समय के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसलिए जैसे इन्फ्लुएंजा में आपको हर साल वायरस के लिए अगेंस्ट वैक्सीन लेनी पड़ती है, ये भी संभव है कि हमें वैक्सीन हर साल लेनी पड़े, और ये भी संभव है कि वैक्सीन को रिसर्च जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन को उसमें शामिल करके हम नई वैक्सीन बनाएं। जी। और डॉक्टर नीरज, आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग को हैंडल कर रहे हैं, और अभी आप जैसे हम देखें कि जो मेन ऑर्गन जो इस पे प्रभाव डालता है कोरोना, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो आप और क्या क्या लक्षण जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्या लक्षण लेकर आते हैं? देखिए, सबसे मुख्य लक्षण तो यही होता है कि मरीज को बुखार होता है। पहले कहते थे तेज बुखार ठंड के साथ में आ सकता है, आजकल हम देख रहे हैं कि बुखार लो रहता है, 98.2 या 100 या 101 तक जाता है मैक्सिमम। इसका लक्षण है इसमें सूखी खांसी होती है, किसी को छींके, जुकाम या अपर रेस्पिरेटरी जिसको बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम ILI, इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तीसरा इसमें है कि पेशेंट को जैसे और भी लीजन आ सकते हैं, जैसे स्किन में भी आ सकता है, डायरिया हो सकता है,
बट यूजुअली पेशेंट को थकान बहुत ज़्यादा होती है और उसकी सूंघने की क्षमता हो सकता है बदल जाए। ये तो मेन लक्षण है, किंतु जो सबसे जो मुख्य जिस पे हमें नज़र रखनी होती है वो होती है ऑक्सीजन। जी। अब इसमें ऑक्सीजन जैसे जैसे फेफड़े के अंदर इंजरी बढ़ती है, सूजन बढ़ती है, उसकी खून की कोशिकाएं या फिर उसकी जो सांस की जो जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है वो कनिकाएं या वो जो झिल्लियां हैं जब वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है जी। तो ऑक्सीजन धीरे धीरे ड्रॉप करती है। जब ऑक्सीजन ड्रॉप करती है तो वो सिचुएशन हमारे लिए सीरियस होती है। हमेशा हमको ऑक्सीजन जो है 95% से ऊपर मेंटेन करनी होती है। अगर 95 से नीचे जा रही होती है तो हम इस व्यक्ति को भर्ती करके और एंटीवायरल मेडिसिन हैं या और भी जो भी कारगर मेडिसिन आज की तारीख में है वो सब दे करके उस वायरल लोड को जितना कम कर सकें करते हैं ताकि शरीर उससे रिकवर कर सके। जी। डॉक्टर नीरज, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे विशेषज्ञ लोगों से बार बार मास्क लगाने का अनुरोध करते हैं और आज जबकि मास्क एक तरह की सोशल वैक्सीन बन चुका है कोरोना की जंग में, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने मास्क लगाया है और दूसरा कोई संक्रमित व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है या इसके बारे में पता नहीं है, हम कहीं बाजार में जाते हैं या किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहां बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क होता है और बहुत लोग उसमें से मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे संक्रमित होने के चांसेस कितने होते हैं अगर हमने मास्क लगाया है और दूसरे व्यक्ति ने नहीं लगाया है? देखिए, इसमें बहुत बार बहुत वेरियस माध्यम से बताया जा चुका है, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, न्यूज़ हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सोशल मीडिया हो, हर तरह के माध्यम से बताया जा चुका है कि मास्क जो है वो इस समय सबसे कारगर और एक इम्पॉर्टेंट ऐसी वस्तु है जिससे संक्रमण होने से बच सकते हैं। अब ये जो संक्रमण होता है ये होता है हमारे सांस की या जो नलकियां हैं जिनसे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसमें ड्रॉपलेट में यानी कि पानी के जो कण होते हैं जब वो हम बोलते हैं, गाना गाते हैं, बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो ये कण दूर तक जाते हैं। एक नॉर्मली एक स्पीकर बात करते समय हो सकता है कि 960 टन तक एक बार में बाहर निकाल सकता है। अब उसकी जो कण की जो गति है वो आदमी के छींक, खांसी या उसके जोर से बोलने की गति पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर तक वो पहुंच सकता है। अगर बहुत जोर की छींकेगा या बहुत जोर की खांसेगा तो हो सकता है वो 2 मीटर तक भी चला जाए। जी। इसको रोकने के लिए अगर हम दोनों व्यक्ति जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है तो ये मान सकते हैं कि 90% से ऊपर दोनों को इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने भी मास्क लगाया है तो वो बहुत तेजी से ड्रामेटिकली ड्रॉप करता है। इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या वो मास्क पहन रहा है, क्या कपड़े का मास्क है कि सर्जिकल मास्क है या वो N95 मास्क है या वो बंदना है या वो चुन्नी है या किस प्रकार का मास्क है, इनके पोर साइज पे डिपेंड करता है। जो सर्जिकल मास्क है N95 मास्क लगाता है तो 95% तक वो पार्टिकल ब्लॉक कर देता है तो सामने वाले को खतरा बिल्कुल निल हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉटन का मास्क लगाते हैं और सामने वाले व्यक्ति भी कॉटन का मास्क लगाते हैं तो खतरा गिर करके 1.5 यानी कि 1.5% ही रह जाता है। अगर हम दोनों का डिस्टेंस अगर 2 मीटर कर दें, 6 गज कर दें तो ये खतरा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मास्क लगा रहे हैं, चाहे वो कॉटन का ही मास्क किया हो, तो जो कण है, मोटे वाले कण है, सारे के सारे तो कॉटन के उस मास्क से भी रुक सकते हैं और संक्रमण खतरा यानी कि इसकी स्पीड भी कम हो जाती है तो वो आसपास ही गिरते हैं तो सामने वाले तक वो नहीं पहुंचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मास्क जरूर लगाएं। मास्क जो है वो नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए और मास्क अपने को बचाना है तो मास्क इस प्रकार से होना चाहिए कि बाहर की हवा उस मास्क के साइडों से अंदर ना जाए, उसके थ्रू ही जाए, फिल्टर होकर के ही जाए। जी, ये अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन दूसरा एक बात और समझने की है कि मास्क को लगाने का और उतारने का तरीका भी आपका ठीक होना चाहिए। अगर हम मास्क की आउटर सरफेस जिसको कि सामने वाला छींक कर, खास कर या किसी प्रकार से दूषित कर सकता है, अगर हम इसको बार बार हाथ लगाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, सरकाते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन हम खो देते हैं क्योंकि जैसे ही हम हाथ अपने फेस को टच करेंगे हमें संक्रमण हो जाएगा। तो आवश्यकता है कि आप मास्क जब लगाएं तो उसको छुएं ना। कान के ऊपर जो लूप होते हैं वहां से पकड़ के इसको उतारें, एक किसी थैली में रख दें
जब आप खाना वाना खाएं, पानी पिए, चाय पिए, मुंह धोएं, सब कुछ करें और फिर उसके पश्चात अगर जाना चाहते हैं तो मास्क उन्हें उसी प्रकार से फिर लगाएं, बिना छुए। तो आपका संक्रमण होने का रिस्क बहुत स्तर तक कम हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जब वो शांत रहते हैं तो मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कहना होता है, बोलना होता है तो मास्क को नीचे करके लटका लेते हैं और फिर वो बात करते हैं। तो ऐसे में संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यस, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर जो प्रोटेक्शन है बोलने वाला अगर स्पीकर, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई भी सिम्टम ना हो, कोई भी लक्षण ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास उसके गले में, उसके सांस के रास्ते में वायरस मौजूद हो। तो ऐसा व्यक्ति जब बोलेगा, खांसेगा, छींकेगा, शाउट करेगा, गाएगा, कुछ भी करेगा, तो जो इन्फेक्शन सामने वाले को दे जाएगा। कुछ व्यक्ति इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं, जब अभी तक जिनको सिम्टम नहीं आते हैं, वो व्यक्ति भी इस प्रकार कैरियर होते हैं, कैरियर की तरह आपको दे सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है, किंतु प्रॉब्लम ये आती है कि जो मास्क होते हैं वो कुछ इस प्रकार के मास्क आजकल बनने लगते हैं जिससे कि वॉइस क्लैरिटी नहीं मिलती है सामने वाले को। इसी के कारण शायद उनको उतारना पड़ता है। लेकिन अगर हम सर्जिकल मास्क या पॉलीप्रोपिलीन मास्क इस प्रकार के या थिन जो डबल लेयर के कॉटन मास्क होते हैं, अगर हम वो लगाएं तो चांसेस ये हैं कि आपकी आवाज भी साफ रहेगी, सामने वाले को सुनाई भी ठीक से देगा और आपकी प्रोटेक्शन बनी रहेगी। डॉक्टर नीरज, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। हम अब कुछ सवाल ले लेते हैं। रुक करते हैं बिहार में माधेपुर का, जहां से माधेपुरा से रेशम लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रेशम लाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर। जी, अपना सवाल पूछिए। हम ये बात बोले सर, हमारे घर में रिश्तेदार एक आया, उसको मैं ये बात बोले कि मास्क आप क्यों न लगाए। इस बात पे वो सर नाराज हो गए और हम वो गुस्सा होके सर चले गए। और आदमी जो है मास्क पहन के सड़क पर फेंक देते हैं, इससे आदमी कैसे बचने की हो सकता था। जी डॉक्टर नीरज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। एक तो मास्क के बारे में जैसा कि आपने पहले ही बताया कि कितना आवश्यक है मास्क को लगाना, नहीं लगाने के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मास्क को डिस्पोज करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मास्क या इस तरह के जितने भी हम ग्लव्स की हम बात करें तो जो हम पहन रहे हैं उसको लोग इधर उधर बाजार में या इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनका डिस्पोज उन्हें किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, ये तो आप बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये मास्क जो है हमारी जीवन शैली का अंग होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वो नाराज होता है, तो कोई चिंता ना करें, क्योंकि आपकी जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह अपने और अपने व्यक्तियों की सुरक्षा। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर कोई आपके सामने सिगरेट पीता है तो आप उसको रोकते हैं ना, उसी प्रकार से अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो आप उसको रोकिए, उसको कहिए, उसको ज्ञान दीजिए कि ये उसके और हमारे दोनों के लिए ही अच्छी चीज है। और दूसरी बात, जहाँ तक मास्क की डिस्पोजल की बात थी, पहली बात तो यह है कि जो मास्क हैं, कपड़े के जो मास्क हैं, उनको धोया जा सकता है। आप गर्म पानी में उनको डिप कीजिए, साबुन के पानी से उनको धो दीजिए, उनको सुखा दीजिए, वो साफ हो जाते हैं। जो आपके जो अगर जिन मास्क है, आप सर्जिकल मास्क वगैरह है या N95 मास्क है, उसको भी आप अगर 24 घंटे आप उसको उतार करके और हर चौथे दिन में अगर पहने, 4 दिन का उसको अगर आप छोड़ दें वैसे ही और पहने, तो वो भी मास्क जो है वो सेफ रहता है। हाँ, जहाँ तक डिस्पोजल का संबंध है, ये एक इन्फेक्शन का या संक्रमण करने का जरिया हो सकता है। तो इसको इधर उधर ना फेंके, इसको प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है। ये एक बायोमेडिकल वेस्ट की भंटी होता है, जिसके लिए पीले रंग के या लाल रंग के जो आपके होते हैं, उसमें एक में आपको पीले रंग का जो होता है उसके अंदर डिस्पोजल करने के लिए आपको जो रिसाइक्लेबल होते हैं उसमें करने होते हैं। लाल वाले जो होते हैं, जो कि बॉडी फ्लूइड होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के होते हैं, उनमें हम उनको डिस्पोज करते हैं। जो रिसाइक्लेबल होते हैं उनको येलो में करते हैं। तो इस प्रकार के बॉक्स बने होते हैं हॉस्पिटल में या सब जगह पे, जो बायोमेडिकल वेस्ट एरिया में होता है। किंतु बाहर इस प्रकार से कभी ना फेंके, इसको प्रॉपर थैली में बंद करके सील करके ही डिस्पोज करें, अगर आप करना भी चाहते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो इसको पिक कर रहा है, उठा रहा है, छू रहा है, वो किसी प्रकार से संक्रमित ना हो।
जी, और डॉक्टर नीरज, जैसा कि आपने मास्क के महत्व के बारे में बताया, तो मुझे लगता है अब इनके रिश्तेदार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उन्होंने मास्क लगाने के लिए क्यों कहा था और अब वो गुस्सा नहीं करेंगे। और साथ ही जिस तरह से आपने बताया, और हम अपने श्रोताओं से ये भी अनुरोध करेंगे कि अगर वो मास्क या डिस्पोजेबल ग्लव्स या इस तरह की चीजें जो भी यूज कर रहे हैं, उससे उनका जो निस्तारण है उनको सही तरीके से आप उनको डिस्पोज करिए। और डॉक्टर साहब, इस बीच दिल्ली से हमारे साथ भारत भूषण जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी भारत जी, आपको आवाज आ रही है? भारत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? सर जी बिल्कुल आ रही है। आप अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। सर एक्चुअली मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ जी, और 58 इयर्स मेरी एज है सर। जी जी। तो मुझे एक तो सर अभी पीछे काफी नींद आती थी, लेकिन अभी टेंशन के मारे कोविड के चक्कर में सर नींद नहीं आ पा रहा। जी जी। तो इसका क्या रीजन सर, थोड़ा इसके मेरे बारे में बताएं। डॉक्टर नीरज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, और स्पेशली कुछ ऐसे लोग जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या इस तरह के लोग, उनकी हम ये देखें कि दिनचर्या पूरी तरीके से बदल गई है। ऐसे में मन पे एक जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा पड़ता है। बहुत सारे लोग कुछ डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोग तरह तरह से मन में सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, और इनको नींद ना आने की भी समस्या है? जी, पहली बात तो इनको जो नींद नहीं आ रही है वो आ रही है चिंता के कारण, क्योंकि वो डायबिटिक हैं, 58 ईयर्स ओल्ड हैं। मीडिया और न्यूज सब कुछ दिखाते हैं, उनको इस बात को रोज रोज देखते होंगे कि ये व्यक्ति उस वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं जिनमें इसका संक्रमण या इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। तो इस चिंता के मारे शायद इनकी नींद जो है वो नहीं आ पा रही है। पहली बात तो इनको इस बात को ढांढस बनाने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि ये बीमारी इतनी घातक नहीं है, रिकवरी रेट काफी अच्छा है। नंबर 2, आपका अगर डायबिटिक जो स्टेटस ठीक है, यानी कि आप कंट्रोल डाइट है और दवाई नियम से ले रहे हैं, और आपका एक्सरसाइज, व्यायाम और पौष्टिक आहार और अपना जो इम्यूनिटी के लिए जो आप अपना जो भी लेते हैं, चाहे वो विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी वगैरह है, जैसे कि हम लोग बताते हैं, या जो भी आप इस प्रकार का भी कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर नियम अनुसार कर रहे हैं तो आपको इस बात से, और इसके साथ साथ आप जैसे जो हमारी जो 3 मुख्य बातें, जैसे कि हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो मास्क है, यानी कि लोगों से कम 6 फीट दूर से बात कर रहे हैं, हाथ अपना नियम से धोते रहें और मास्क का प्रयोग करें, तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है जी। और हम तो यही दुआ करेंगे कि आप इससे बचे रहें जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, और जब वैक्सीन आ जाएगी तो आपको और ढांढस मिल जाएगा कि अब हम इससे बच सकते हैं जी। और डॉक्टर नीरज, अब हम रुख करते हैं अगले कॉलर का। मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं बासंती लाल जी। हेलो बासंती लाल जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे हाथ पग दर्द या सिर दर्द या सीने में दर्द वगैरह से क्या कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं क्या? हाँ जी जी डॉक्टर नीरज, जैसे सिर में दर्द है जो आम दर्द है, उसमें और कोरोना के लक्षणों में हम कैसे विभेद करेंगे? जी, एक्चुअली में देखिए, अगर आपको पहले से कभी सिर दर्द रहता है या आपको आंख में देखने से परेशानी है, चश्मे की तकलीफ हो सकती है, या सिर में दर्द एक साइड में रहता है जिसका कि थ्रॉबिंग जिसको बोलते हैं, जिससे रुक के होता है, वो माइग्रेन हो सकता है, या आपको हो सकता है कोई सर्वाइकल की वजह से दर्द होता हो, तो दर्दों के और भी कारण हो सकते हैं। कोरोना में देखा जाता है कि केवल सिर दर्द ही काफी नहीं है, इसके साथ में जरूर थोड़ा बुखार, थोड़ा खांसी के लक्षण भी साथ में होते हैं जी। हाँ, अगर इन लक्षणों के साथ में अगर आपको छाती में दर्द होता है तो वो जरूरत है, चाहे वो इस लक्षण के साथ में हो या इनके बिना भी हो। अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, आपको फ्रीक्वेंट चेस्ट पेन होता है, या आपको चलने से घबराहट होती है या चेस्ट पेन हो जाता है, तो इसकी जांच अवश्य कराएं, इसको इग्नोर ना करें। ये कोरोना के अलावा कोई और बीमारी, यानी कि हार्ट की या लंग्स की बीमारी और भी हो सकती है जी। और डॉक्टर नीरज, अब हम दिल्ली से अगले कॉलर को ले लेते हैं। देवराज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। देवराज जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, देवराज त्यागी जी।
क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को दिसंबर में बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था और उसके बाद से आज तक मैं ठीक नहीं हो पाया हूँ। मेरे अंदर कमजोरी इतनी है कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और पूरे बॉडी में पेन रहता है मेरी। जी, आपको कब हुआ था? ये दिसंबर के अंदर हुआ था मुझे, जनवरी 15 तक मैं ठीक हुआ था। डॉक्टर से मैंने दवाई ली थी तो 15 जनवरी के बाद मेरे को फीवर आना बंद हो गया था। जी, उस समय तो टेस्टिंग भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर वीकनेस इतनी आ गई है कि बस मैं कह नहीं सकता, उठ नहीं पा रहा हूँ। जी डॉक्टर नीरज, अगर दिसंबर में वायरल हुआ था, अभी तक उसके लक्षण बरकरार हैं, इनको उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिला है, तो क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये बात। मैं कोई ऐसा इस बार में भी डाउट है कि इनको वायरल फीवर रहा था। दिसंबर से 15 जनवरी अगर किसी को 20-25 दिन तक कोई बुखार रहता है तो उसको जरूर उससे इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता थी। हो सकता है कि वो कोई बीमारी ऐसी रही हो जिससे अभी तक इनको तकलीफ बनी हुई है। एक बीमारी ये वायरल जैसे चिकनगुनिया होता है, उसमें किसी को जोड़ों में 6-6 महीने को दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और वीकनेस रह सकती है। किंतु मैं इनकी सलाह यही दूंगा कि किसी डॉक्टर से एक बार अपनी जांच करवा लें, देख लें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि क्या बीमारी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल कोरोना का लक्षण ना समझें। और डॉक्टर नीरज, अब हम जल्दी से अगले कॉलर को ले लेते हैं, समय थोड़ा कम है। अनिल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। अनिल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्ते सर, मैं 2-3 बातें जानना चाहता हूँ। एक तो पहली बात ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो होम क्वारंटाइन में मरीज रहते हैं जी, तो उनको जो आवश्यक दवाएं होती है वो कैसे उपलब्ध हो सकती है? और दूसरी बात यह है कि जैसे होम क्वारंटाइन का में रहने वाले मरीजों को उनकी देखभाल कैसे कौन करेगा? परिवार के लोग हैं। जी डॉक्टर नीरज, बेसिकली होम क्वारंटाइन से रिलेटेड सवाल है कि जो लोग घर पे हैं, कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, वो अपना ध्यान कैसे रखें? बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे। जी, ऐसे देखिए, क्वारंटीन का मतलब यह है कि आपको सेल्फ क्वारंटीन हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की ना करके घर में क्वारंटीन की एडवाइस देते हैं। जैसे कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी बोलती हैं कि क्वारंटीन केवल उन व्यक्तियों की जा सकता है जिसके घर में सेपरेट टॉयलेट की सुविधा हो, जिनको घर में अकेले रहने का हो और साथ में सपोर्ट हो। जो सपोर्ट साथ में रहता है वो सपोर्ट की वजह से उनका मतलब वो कोई व्यक्ति जो उनको खाना खिला सकता है, जो उनको उनके जो है देख रेख कर सकता है। बाकी व्यक्ति अपने आप ही जो है अपने कपड़े धोता है या अपने बर्तन धो सकता है। तो अगर दूसरा व्यक्ति सपोर्ट करता है तो वो बाकायदा मास्क लगाएगा, ग्लव्स पहनेगा और उनके कपड़ों को अच्छे तरीके से गर्म पानी में धोएगा और उनकी इस प्रकार से देखरेख कर पाएगा। जी। और अगर वो व्यक्ति अकेला है तो वो घर में क्वारंटीन नहीं हो सकता है, उसको तो इंस्टीट्यूशन में कोरोना केयर सेंटर जो बनाए जाते हैं उसमें रखना पड़ता है। और जहाँ तक आपका संबंध है कि क्या क्वारंटीन रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो केवल डॉक्टर ही आपको बता सकता है। अगर आप डर के मारे घर में रहें, उसको क्वारंटीन माने, तो शायद वो क्वारंटीन सब गलत होगा, क्योंकि आपकी स्थिति क्या है ये केवल डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है या आप की उम्र के हिसाब से या और कंडीशन के हिसाब से क्या आपको घर में रखना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो केवल डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही क्वारंटीन कीजिए, या अगर अपने आप को करना भी चाहते हैं तो कम से कम एक बार डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग करके कैसे भी करके वो समझ लीजिए उसको। जी। और दवाइयाँ वगैरह भी उपलब्ध हो जाती हैं, सरकार भी उपलब्ध करा देती है। हम और अरेंजमेंट भी होते हैं, डॉक्टर भी जो होते हैं वो बीच बीच में ऐसे व्यक्तियों को रोज फोन करके पूछते हैं, उनकी स्थिति और उनकी ज्ञान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या वो ठीक रह रहे हैं, कोई डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहे हैं। तो वो एक सर्विलेंस भी चलती है साथ में। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा भी सभी को शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना और अपना जो है प्रश्न पूछ करके अपने भ्रम मिटाए। जी श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।